हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोशन कुमार। आई एम फ्रॉम यूथ एकेडमी एंड आज हम यूपीएससी पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं एंड फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है ये जानेंगे। एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल है या यूनिटरी है, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस रिलेटेड। हम देखते हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। इससे पहले हम एक डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। आप लोग तो जानते होंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीनों जो बॉडीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये सेपरेट होती है एकदम एक दूसरे से। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इसको हम अलग से भी लेंगे बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो हमारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है, उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, जो हमारी पार्लियामेंट है। जुडिशरी मीन्स जो डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीनों बॉडीज क्या है, अलग अलग होती है। और सबसे इनका टॉप में होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब इसमें देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसमें लोकसभा होती है एंड राज्यसभा होती है, आपको तो पता ही होगा। इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। ये जब हम लोकसभा पार्लियामेंट्री का टॉपिक लेंगे तब ये गहराई से समझेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। सॉरी। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, यहाँ लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, इसी से हमारी एग्जीक्यूटिव आती है, जिसको हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, यूकॉप। और इनका हेड होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, इनके हेड होते हैं। और टॉप में प्रेसिडेंट, जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यहाँ पर, जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेटिव से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पार्लियामेंट्री, जो हम चुनाव में वोट देते हैं, उससे हम लोकसभा के लिए अगर मतदान देते हैं तो इसमें से जो चुने हुए लोग होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव, जो भी पार्टी फॉर्म होती है उससे एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर वहां से बनते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कहाँ से आते हैं, लेजिस्लेटिव से। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तीनों ही सेपरेट बॉडी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो यहाँ एग्जीक्यूटिव की पावर होती है वो लेजिस्लेटिव से बिल्कुल ही अलग होती है। वो दोनों में डिसॉल्व नहीं हो सकते। जो इम्प्लीमेंटेशन की पावर लॉ मेकिंग में नहीं ले सकते वो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जीक्यूटिव का काम होगा उसमें लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग बॉडी इंटरफेयर नहीं करेगी, और जो लेजिस्लेटिव का काम होगा उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी। यही सेपरेशन ऑफ पावर, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे लेकिन अभी के इतना काफ़ी है कि इसे ही
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीनों अलग अलग बॉडी है और तीनों अपने एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करती। बट वहीं इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लेजिस्लेचर के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कहाँ से आता है? लेजिस्लेचर से ही आता है। सबसे पहले लेजिस्लेचर फॉर्म्ड होते हैं जब हम लोकसभा का चुनाव देखते हैं, उसमें से लेजिस्लेचर चुन के आते हैं, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूटिव को चुनते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई भी मिनिस्टर है, वो कहाँ से बनेगा? उसे सबसे पहले एमपी होना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। अगर वो एमपी नहीं है तो मिनिस्टर नहीं बन सकता। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि वो मिनिस्टर तो बन जाएगा नॉमिनेटेड होके किन्हीं एमपी के द्वारा, किन्हीं राजनेता के द्वारा, पर इस मिनिस्टर को विद इन 6 मंथ क्या करना पड़ेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। आई होप यहाँ तक कभी क्लियर हो कि क्यों एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं लेजिस्लेटिव के। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब आगे देखते हैं। और एक और मेजर डिफरेंस जो हम बेसिक डेफिनेशन में कह सकते हैं या डायरेक्ट बताने के लिए है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। ये कहाँ पर होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि इंडिया, यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, इन सब में है। अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो भी प्रेसिडेंट ही होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? वो प्रेसिडेंट। एंड हेड ऑफ द स्टेट भी कौन होगा? प्रेसिडेंट स्टेट। ये बेसिक डिफरेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। आपको ये नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। यहाँ पे क्या कौन होता है? एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर से ही आता है। बट यहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तीनों क्या होती हैं? अलग अलग बॉडीज होती है, जैसे अभी हमने समझाया। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये सब अलग अलग बॉडी होती है, सेपरेट बॉडी होती है, इंटरफेयर नहीं करती अपने एक दूसरे के कामों में। अब यहाँ देखते हैं मिनिस्टर आर फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री ओनली। यहाँ मिनिस्टर कहाँ से बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट से आते हैं वो हमेशा। अभी समझाया था ना कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना आवश्यक है, अगर नहीं है तो विद इन 6 मंथ ही हैज टू एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ एनी हाउसेस, वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ समझाया गया है कि मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट से ही आता है। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या फिर अमेरिका में ऐसा नहीं है। मिनिस्टर कहाँ लोगों के द्वारा चुना गया होता है, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूटिव अलग ही बॉडी है, तो उसके कामों में दखल अंदाज नहीं करेगी। और जो लेजिस्लेटिव, जो प्रेसिडेंट है, वो एग्जीक्यूटिव से
मिनिस्टर नहीं चूज कर सकता, इसलिए वो लोगों में जो कुख्यात लोग होते हैं, जो अपने कामों में प्रसिद्धि या जो भी उच्चतम स्तर पा चुके होते हैं, जैसे हेल्थ केयर में, सिक्योरिटी में, तो जो प्रेसिडेंट होता है इन्हीं में से लोगों को चुनता है जो भी मिनिस्टर बनने के काबिल होते हैं। तो इसका मतलब यह है, हेयर मिनिस्टर आर नॉट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट चूज करता है फ्रॉम अमॉन्ग्स द सिटीजन, अपने नागरिकों के बीच में से। अब आगे देखते हैं और क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। यहाँ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? मिनिस्टर होता है। तो वो किसके लिए अकाउंटेबल होता है? लेजिस्लेचर के लिए, क्योंकि मिनिस्टर जो भी फैसले लेते हैं दे आर मोर टूल्स वी कैन से इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर, जो सरकार गिराने के लिए काफ़ी होते हैं, इसलिए इनको सोच समझ के अपने फैसले लेने होते हैं। जैसे अगर ये अपने फैसले सही से नहीं ले तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल, इन सब के द्वारा ये ऐसी स्थिति बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जिससे सरकार गिरने की संभावना हो। इसलिए जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल, आंसरेबल होते हैं किसके? पॉपुलर हाउस, जो इंडिया के केस में कौन है? लोकसभा। आई होप यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। और दूसरी तरफ हेयर प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर सेल इज नॉट क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे समझाया गया है कि जो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुने जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट एक बार चुन लिए गए तो उनको हटाना बहुत ही कठिन होता है। उनको बस एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में अगर कुछ काम किए गए हों तो ही इनको हटाया जा सकता है, और बाकी कोई रास्ता नहीं है इम्पीचमेंट के सिवाय। बट इन इंडिया देयर आर मैनी वेज टू रिमूव द गवर्नमेंट और वी कैन से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे अभी एग्जांपल दिया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल, क्वेश्चन आवर आते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो यहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही अनस्टेबल होती है, और वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होती है। जो एक बार चुने जा चुके हैं उनको हटाना बहुत ही कठिन होता है। अब आगे देखते हैं। हेयर यहाँ लिख सकते हैं, पार्लियामेंट form of government puts greater stress on the responsibility of the executive, that is being more accountable, that is the more। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बहुत ही अकाउंटेबल होता है अपने काम के लेके, नहीं तो अभी एग्जांपल दिए जैसे गवर्नमेंट गिरने की संभावना हो सकती है अगर उनके एक गलत फैसले से, इसलिए उनको सोच समझ के अपने फैसले लेने होते हैं, और उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ एक भी गलत फैसला इन पे भारी पड़ सकता है, इसलिए वो अपने फैसले में बहुत ही अकाउंटेबल, आंसरेबल होते हैं। बट दूसरी ओर प्रेसिडेंशियल सिस्टम पुट्स ग्रेट स्ट्रेस ऑन द स्टेबिलिटी, यहाँ स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए अपने काम को लेके उतने अकाउंटेबल, आंसरेबल नहीं होते। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो आप लोगों को। पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पढ़ते हैं इन काउंसिल पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यू कौन होता है? प्रेजेंटेड और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। बट इन ये वही समझाया गया है कि जो पीएम होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो भी सरकार होता है उसका मुखिया कौन होता है? पीएम। बट हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बट रियल पावर किसके पास होती है? पीएम के पास में, क्योंकि इसके पास फुल कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन होता है और बहुमत होता है, और जिसके पास बहुमत हो वही
डेमोक्रेसी में या और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसी में व्यवस्था में शक्तिशाली हो सकता है। और प्रेसिडेंट तो वहीं पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इस कारण से ये उतना पावरफुल नहीं होता है। ही इज अ नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव ओनली। ऑल द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी काम होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, बस एक नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव के तौर पे। बट जो फैसले लेता है वो डिस्कस यूकॉम के साथ डिस्कस करके कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर। बट साइन होता है प्रेसिडेंट के। ओनली फॉर साइन ही मैटर्स हियर, बट रियल फैसले कौन लेता है? पीएम। अब यहाँ देखते हैं इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेम मैन दैट इज द प्रेसिडेंट इज रियल एग्जीक्यूटिव। और वहीं पे अभी समझाया था स्टार्टिंग में हमने आपको कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है और हेड ऑफ द स्टेट भी कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होता है। तो फैसले भी यही लेता है, साइन भी यही करता है, और जो भी जरूरी काम है देश में वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को। आगे देखते हैं हम। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक तौर पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती है, किसी देश में सेंटर एंड स्टेट। आगे देखते हैं। इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट। दो प्रकार की सरकारें वो पाई जाती है, एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे। नॉन इन्फीरियर टू अदर्स, और कोई भी एक दूसरे के इन्फीरियर का शक्तियों में कम नहीं होता, दोनों ही बराबर ही होते हैं लगभग। ट्राइज नहीं है, ड्राइव्स आएगा। ड्राइव्स क्यों शक्तियों में बराबर होते हैं? क्योंकि बोथ डिराइव्स देयर पावर। कहाँ से पावर लेते हैं वो? अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आई होप पहला बुलेट पॉइंट आप लोगों को समझ में आया हो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कितने प्रकार की सरकारें होती है? दो प्रकार की, एक यूनियन या सेंटर, एक स्टेट, और दोनों ही बराबर होती है लगभग। और क्यों बराबर होती है? क्योंकि ये अपनी शक्तियां कहाँ से लेती है? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। इन फेडरल पॉलिटी देयर मस्ट बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल पॉलिटी में या फिर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, विच इज रिजिड। रिजिड मीन्स इट इज नॉट ईजी टू अमेंड और चेंज समथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको चेंज करना या उसमें बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना कठिन हो, उसी को रिजिड कहते हैं। तो फेडरल पॉलिटी में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? एक रिटन होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए, उसको उसमें चेंज करना मुश्किल हो, कठिन हो। इट मस्ट बी सुप्रीम। सुप्रीम मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वही देश में सबसे सर्वोच्च कानून हो और उसके अंडर ही सब आते हो और इनके आधार पर ही पूरा देश चलाया जा सके। और जो भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, जुडिशरी है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करे, इसके विरुद्ध में नहीं। एंड इट मस्ट बी स्पेशली डिवाइडिंग द पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हो वो शक्तियों का बंटवारा किस में करे? यूनियन, अभी समझाया था, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ देखते हैं वहीं यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट होती है। यहाँ तो दो होती है ना, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट यहाँ एक ही प्रकार की सरकार पाई जाती है, होती है सेंटर लेवल पे, जो कि सर्वोच्च होती है। स्टेट लेवल पे भी पाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म, बस प्रशासन चलाने के लिए या सिर्फ लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कारगर होते हैं। ये कोई फैसले नहीं ले सकते, ना लॉ बना सकते किसी कंट्री के लिए। तो यही समझाया गया है। इन यूनिटरी सिस्टम देयर एग्जिस्ट वन सुप्रीम गवर्नमेंट दैट इज एट सेंटर। जो कहाँ पर होता है? सेंटर पे होता है। दो द स्टेट गवर्नमेंट आर देयर। स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, बट दे आर ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द सेंटर, जो सिर्फ प्रशासन या देश या लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती है।
जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर होती भी है तो। वर्किंग एज पर द डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द, और वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है स्टेट गवर्नमेंट? सेंटर के जो भी डायरेक्शन, जो भी फैसले आए हैं उनके आधार पर। वो अपने खुद के फैसले नहीं ले सकती। आई होप इट इज क्लियर। इन यूनिटरी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन ऑन अनरिटन, वहीं जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट यूनिटरी सेटअप में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और रिटन भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द कंट्री। बट फेडरल में हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यही डिफरेंस है। In federal setup, there has to be an independent judiciary as an arbitrator or dispute between the center and the state. जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या होती है? जुडिशरी होती है। एट द लेवल ऑफ यूनियन इट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, एंड एट द लेवल ऑफ स्टेट इट इज कॉल्ड हाई कोर्ट। तो जुडिशरी पाई जाती है किसमें? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो किसका काम करती है? सेंटर और स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को मिटाने के लिए जुडिशरी होती है वहाँ पे, और जुडिशरी का फैसला ही आखिरी फैसला होता है एट द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहीं पे इन यूनिटरी सिस्टम जुडिशरी मे नॉट बी वेरी पावरफुल। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कि ब्रिटेन का की व्यवस्था है, वहाँ पे गवर्नमेंट जुडिशरी के पास इतनी शक्तियाँ नहीं है। वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकती अपने तरीके से, उसमें बदलाव नहीं ला सकती। ब्रिटिश यूनिटरी सेट ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी कैन नॉट बी डिक्लेयर एनी लॉ। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटेन में जुडिशरी है वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर उसमें बदलाव नहीं कर सकती। और वहाँ पे क्या है? किसी भी पार्लियामेंट के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहरा सकती। जो भी पार्लियामेंट का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। सिंस बीइंग यूनिटरी द फैक्ट कम्स एट द पार्लियामेंट बाय फॉल्ट इज सुप्रीम। जैसे ही इसमें यूनिटरी सिस्टम कहा गया तो इसका मतलब कि पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है, जो भी पार्लियामेंट होगी वहाँ की, वो शक्तिशाली होगी अपनी जुडिशरी से भी। तो एक और फैक्ट मिल गया यहाँ पे कि जो जुडिशरी की पावर होगी वो कम होगी पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट का फैसला ही आखिरी फैसला और सर्वोच्च फैसला होगा। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर पाए जाते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज वैसे भी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। नेचर ऑफ इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्वेश्चन पूछ रहा था वो, इसलिए। नेचर ऑफ इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है, वेदर इट इज फेडरल और यूनिटरी। इसको हम आगे वाली क्लास में भी लेंगे कि इनके फीचर्स कैसे होते हैं, कैसे पता करें कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में या नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि पीपल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, दो सब से बिलीव इट इज नॉट ट्रूली फेडरल। इसमें समझाया गया है कि कुछ लोगों का मानना है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको इस तरीके से बनाया गया जैसे सेंटर एंड स्टेट। हमारे यहाँ दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, बट जो कुछ शक्तियां हैं वो सेंटर को अधिक दी गई है, ज़्यादा दी गई। इस वजह से लोगों का मानना है कि ये पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, इट इज़ क्वासी फेडरल, लिटिल फेडरल। क्वासी मीन्स लिटिल, कम। और यूनियन की शक्तियों को ज़्यादा दिया गया है, इसलिए ये यूनिटरी बाइसेप्स भी कहते हैं इन्हें। आगे वो हम पढ़ेंगे। क्वासी फेडरल
अब आपको समझ में आया हो कि इसे क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो शक्तियां हैं वो यूनियन में अधिक दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक। फेडरल फे, और अ फेडरेशन विद यूनिटरी बाइसेप्स, जो शक्तियां हैं वो जो शक्तियों की डिग्री है वो किसके यूनियन की तरफ ज्यादा है, यूनियन की तरफ ज्यादा झुकाव है, इस कारण से इसको यूनिटरी बाइसेप्स भी कहते हैं। Whatever is the degree of federalism in India, Constitution is supreme. Court of India has declared federalism to be a basic structure of, ये भी हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किस केस में लाया गया, केशवानंद भारती और भी अलग अलग प्रकार के केस थे। तो ये बात का टॉपिक है, अभी यहाँ देख लेते हैं। वॉट एवर इज द डिग्री ऑफ फेडरलिज्म, डिग्री कोई भी हो, चाहे वो यूनियन की तरफ ज़्यादा झुकाव हो या स्टेट की तरफ, बट हम स्टेट की इंटीग्रिटी है, डिग्निटी है, उसको भी हम मायने देंगे। ये नहीं कि ये पूरी तरीके से यूनियन के पक्ष में आ जाएगा जो भी फैसले हैं। तो यही समझाया गया है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट शुड बी नॉट वायलेटेड। तो यहाँ तक इतना ही था। अब कल हम फीचर्स देखेंगे कि किन आधारों पे हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो फेडरलिज्म है, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं, रिजिड होना चाहिए, ये सब हम आने वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये अभी हमने पढ़ा भी है और इसको थोड़ा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन which is which the executive is to the responsible to the legislature as well as to the judiciary। इसमें अभी हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव कैसे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बट यहाँ एक और वर्ड ऐड किया गया है, जुडिशरी। जो भी एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पॉलिसी एक्ट्स जो भी उसने काम किया वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेटिव के लिए। बट यहाँ एक वर्ड दिया गया है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए भी है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, आपको बताना है। एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी आप अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू द, इसमें तो सिंस इट इज एडेड जुडिशरी, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, आप तब भी आंसर दे दीजिए। इट इज नॉट ओके, तो पहला आंसर देखते हैं। बोथ द स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसने जुडिशरी वर्ड ऐड कर दिया गया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ लेजिस्लेटिव के लिए। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा जो स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन। ये भी सही कहा गया है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। जो भी एग्जीक्यूटिव काम करेगी, लेजिस्लेटिव काम करेगी, देयर शुड बी चेक्स, अकाउंटेबल होंगे वो अपने काम के लिए। जुडिशरी उनसे कुछ भी पूछ सकती है कभी भी, नॉट फॉर देयर पॉलिसीज, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन। जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी में, कि ये
इन सब, ये तीनों एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो यहाँ ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ये एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी या साथ दे सकते हैं। या इसकी एक्सप्लेनेशन है, या आप पढ़ सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। With the reference to presidential form of government, considered the following statement. The president is both head of the state. ये इजी होगा आपके लिए, आज ही हमने पढ़ा है। कि प्रेसिडेंट कौन होता है, बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही होता है। एंड तो पहला ऑप्शन ठीक है। किचन कैबिनेट में इंक्लूड नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस। जो किचन कैबिनेट होती है, ये हम जब पार्लियामेंट का सिस्टम देखेंगे तब हम गहराई से समझेंगे। किचन कैबिनेट ये एडवाइजरी बॉडी होती है टू, यहाँ पर किसकी बात की है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये एडवाइजरी बॉडी होती है प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस भी होते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर सिर्फ हमने कहा कि मिनिस्ट्री में उन्हें रखा जाता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये चुने हुए लोग होते हैं आम लोगों में से। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरीज तक ठीक था जो नॉन इलेक्टेड हो, बट जहाँ पे इलेक्टेड की बात आई तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ओनली वन आंसर विल बी फाइन, ऑप्शन ए विल बी फाइन। आप इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। कल हम जानेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं, एक जो भी हमारे फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन सिस्टम में, उसको हम गहराई से समझेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं।